Hello students, I am going to solve exercise of growth of nationalism in India chapter 11. Dear students, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 11 ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया 1885 टू 1918 चैप्टर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसे समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन ड्यूरिंग द 1870s एंड 1880s वर, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन जो 1870s और 1880s में बना था वो कौन सा था। तो इसमें जो टिक लगा हुआ है, द पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 में बनी थी ये सभा। और बाकी जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों यानी द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों 1885 में बनी थी, इसलिए ये दोनों रॉन्ग है। और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी, इसलिए इसको टिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स थे, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल इन, यानी वायसराय कर्जन बंगाल को कब डिवाइड किए, कब इसका पार्टीशन किए, तो 1905 में। क्लियर। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम, और इसी बंगाल के डिवाइड के बाद, पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, यानी बंगाल में स्टार्ट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज वाज नॉट ए रिवॉल्यूशनरी। तो रिवॉल्यूशनरी में खुदीराम बोस आते हैं, विनायक दामोदर सावरकर आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं आते, और प्रफुल्ल चाकी रिवॉल्यूशनरी माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है रिवॉल्यूशनरी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले रिवॉल्यूशनरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पीसफुल मैनर से इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाना चाहते, बल्कि वायलेशन इनका एक मीडियम होता है ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से डराया जाए, भगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें फिल करना है कि इसमें सही जो वर्ड होना चाहिए वो क्या है। क्लियर। पहला है कि द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया वाज डन एट 3 लेवल, पॉलिटिकल, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इकोनॉमिक। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इसको पढ़ाया है। जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ क्या होगा, वहाँ पर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव। याद रखिएगा, मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसी में लास्ट में है, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट अर्ल ऑफ लिटन वॉज एन इंग्लिश स्टेट्समैन एंड पोएट। इसमें वो पहले लिटन, ये लिटन का नाम यहाँ पूरा फिल करना है। वॉज एन इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश रिपोर्टर थे, स्टेट्समैन यानी रिपोर्टर माना जाता है, पत्रकार जिसे कह सकते हैं, एंड पोएट, और कवि भी थे। तो यहाँ पर होगा एडवर्ड रॉबर्ट लिटन बल्वर लिटन, ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1878 द फिल इन द ब्लैंक imposed restriction on newspaper in the vernacular, यानी इसमें एक एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसने जो है न्यूज़पेपर पर एक पाबंदी लगा दी थी कि वो अपने लैंग्वेज में न्यूज़ को पोस्ट नहीं कर सकते, न्यूज़ को प्रिंट नहीं कर सकते अपने लैंग्वेज में। उसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। तो याद होना चाहिए आपको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
ठीक है, आपको यहाँ दिखा दें, ये देखिए, ये बाइनोकुलर प्रेस एक्ट है ना, ये याद होना चाहिए आपको, बाइनोकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन, यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब बनी, कब बनाई गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए 1851 इन कलकत्ता, यानी कलकत्ता में 1851 में बनाई गई थी। क्लियर। नेक्स्ट है, भीकाजी कामा अनफर्ड द फिल इन द ब्लैंक्स इन जर्मनी इन 1907, यानी भीकाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में फ्लैग को, यानी किस फ्लैग को फहराया था, तो यहाँ उसका नाम इंडियन फ्लैग रहेगा, यहाँ पर 5 में इंडियन रहेगा। ठीक, अब आपको मैच करना है इसमें कौन सा किससे मैच होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट यहाँ पर दिखा दें क्या रहेगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो जो आर्म्स एक्ट है वो 1878 में था, इसको आप मैच करेंगे। ठीक, 1878। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये मैंने आपको बताया अभी कि 1851, ये हो जाएगा 1851। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये है 1885। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये है 1905। लखनऊ पैक्ट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो लखनऊ पैक्ट हुआ है 1916, यानी 1916। तो इस तरीके से ये मैचिंग है, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स ईच, यानी इसका आंसर आपको 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 2 मॉडरेट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको 2 मॉडरेट लीडर्स का नाम बताना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम इसमें आता है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु एल्स ज्वाइन द रेडिकल ग्रुप फॉर्म्ड बाय द ट्रैवलाल बाल पाल, यानी जो 3 रेडिकल ग्रुप में लीडर माने जाते हैं, त्रिमूर्ति कह सकते हैं, 3 चेहरा जो है लाल बाल पाल, उसके साथ और कौन जुड़ा था, तो उसमें जुड़ने वाले जो लीडर थे उनका नाम है अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु मेट वायसराय लॉर्ड मिंटो एंड रिक्वेस्टेड फॉर ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुस्लिम्स। आपको बताना है कि कौन लोग वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले और इसलिए मिले, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, यानी अलग से ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिमों के फेवर में काम करे बनाने के लिए वो कौन लोग थे जो लॉर्ड मिंटो से मिले, जो कि वायसराय थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1906 में आगा खां एंड नवाब सलीमुल्लाह, ये लोग वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिल करके रिक्वेस्ट किए फॉर ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुस्लिम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकम्पनीड खुदीराम बोस इन थ्रोइंग ए बम एट ए कोच, यानी कोच पर
ट्रेन के डिब्बे पर जो बम फेंका गया था, जिस खुदीराम बोस ने जो बम फेंका था, तो उनके साथ कौन थे? तो इसमें उसके साथ थे प्रफुल्ल चाकी। तो उनके साथ कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्रीज डिड द इंडियन रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम द हिंदुस्तान गदर पार्टी, यानी किन कंट्रीज में जो रिवॉल्यूशनरीज थे, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, वो हिंदुस्तान गदर पार्टी बनाए थे? तो आपको याद होना चाहिए कि जो गदर पार्टी बनी थी, जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज ने बनाया था, वो कनाडा और यूएसए में बनाया गया था। कनाडा एंड यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। डिफाइन नेशनलिज्म, आपको नेशनलिज्म को डिफाइन करना है। नेशनलिज्म होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ प्राइड अबाउट वंस कंट्री इंक्लूडिंग सिमिलर जोग्राफिकल टेरिटरी, कल्चर, हिस्ट्री एंड विजन। आपको हम इसका आंसर दिखा देते हैं। नेशनलिज्म देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप उसका जो कलर है वो भी देख सकते हैं। नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ प्राइड अबाउट वंस कंट्री इंक्लूडिंग सिमिलर जोग्राफिकल टेरिटरी, कल्चर, हिस्ट्री एंड विजन। यानी नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो किसी कंट्री के लोगों के अंदर एक प्राइड फीलिंग करती है अपने कंट्री के लिए, और वो कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो सिमिलर जोग्राफिकल टेरिटरी के हों, सिमिलर कल्चर के हों, और सिमिलर उनकी हिस्ट्री हो, और उनका सिमिलर विज़न हो। ठीक है, तो ऐसी सोच को आप नेशनलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्निकुलर प्रेस एक्ट? तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इट इज़ ए एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड लिटन इन 1878। यानी ये जो एक्ट है उसे लॉर्ड लिटन ने 1878 में पास किया था। ऑन द मॉडल ऑफ आयरिश, और ये आयरिश मॉडल पर, यानी आयरिश प्रेस लॉ के मॉडल पर इसको लागू किया था। किस लिए लागू किया गया था? फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, यानी वो इंडियन न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में प्रिंट होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए, कि वो इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर प्रिंट ना हो, यानी पाबंदी लगाने के लिए, यानी ये बैन लगाने के लिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई एंड व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्टेड? यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो क्यों हुआ था और कब वो इफेक्ट में आया था? तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, बंगाल वाज डिवाइडेड बाय ब्रिटिश, द पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। यानी कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि आप डिवाइड कर दीजिए, विभाजित करिए और राज करिए, तो इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, और जो ये इफ़ेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905 में, यानी 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट क्या था? तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि इट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक पार्ट था, यानी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे उसका एक पार्ट था, एक भाग था, अंश था। इट वॉज ए सक्सेसफुल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू रिमूव द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम पावर, और एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी, एक तरीका था जिससे अंग्रेज़ों के
यानी उसके जो एम्पायर थे उसको, उसके पावर को ख़त्म करने की स्ट्रेटजी थी, है ना। एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया, और हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने का मूवमेंट था। इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी और मजबूत हुई, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री, हम लोग कुछ पैसा अर्निंग करने का जो मेथड था उससे हम लोग खुद डेवलप करने लगे। हम लोग किसी पर डिपेंड नहीं हुए, अंग्रेज़ों को बाइकआउट किया गया। ये चीज़ ध्यान देने की है। इन 1911 एंड इम्पीरियल दरबार, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इम्पीरियल दरबार, यानी इम्पीरियल दरबार क्या था। तो इम्पीरियल दरबार को हम लोग देखते हैं कि इन 1911 एन इम्पीरियल दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली। यहाँ पर यल जो है छूट गया है, आप लोग यल इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर यल रहेगा, ठीक है, इम्पीरियल। तो इन 1911 एन इम्पीरियल दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली। द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड हिज क्वीन अटेंडेड दिस दरबार, यानी 1911 में जो इम्पीरियल दरबार लगा था उसमें ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी रानी को बुलाया गया था इस दरबार में। और उस वक्त लॉर्ड लिटन जो है वायसराय थे, और वहाँ बंगाल में बहुत बड़ी फैमिन भी, बहुत बड़ा अकाल भी आया था। लोग इसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना बंगाल और इंडिया इतना परेशान था, लेकिन लिटन ने इस दरबार पर बहुत ज़्यादा खर्च किया, बहुत आलीशान दरबार बनाया गया। इकोनॉमी की कोई भी वो नहीं, ख्याल नहीं किया गया कि हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन है, यानी फिजूल खर्ची की गई। लेकिन टू इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन वर मेड एट द दरबार, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यहाँ डिक्लेरेशन हुआ। और वो डिक्लेरेशन क्या था? नंबर 1 ए, कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का जो पार्टीशन 1905 में किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया गया। और जो दूसरा हुआ, इंडिया की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 1911 में जो इम्पीरियल दरबार होता है उसमें ये दो चीज़ें, बंगाल का कैंसिलेशन होता है और दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बनाया जाता है। जबकि पहले कहाँ था? पहले उसकी कैपिटल कलकत्ता थी, ठीक है। अब कलकत्ता ना होकर के इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो जाएगी। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने नोट्स को आप कंप्लीट करें, ठीक है। ओके, थैंक्स।